सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा सेट नंबर पहला। हम टोटल इसके 20 सेट आपको कराएंगे, है ना। और इस 20 सेट में हम कोशिश करेंगे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब हम आपको कवर करा दे, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखना और जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा उसको अच्छे से 3-4 बार कम से कम रिविजन करके जाना, है ना। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये बुक का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि द स्कॉट लेटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो याद रखिएगा, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आपको किताब से देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। हालांकि ये किताब जो है साथी वो लिखा गया था नथानियल हार्थीन के द्वारा, है ना। अब जरा से इसका एक्सप्लेनेशन, ये 4-5 किताब का नाम याद रखिएगा। जैसे इनका जो बुक है नथानियल हार्थीन का, इनका ये बुक है द स्कॉटलैंड लेटर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पुस्तक है ए लाइफ मिस पेन, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। राजेंद्र प्रसाद का आप जानते हैं इंडिया डिवाइडेड, 2 नाम आता है, कभी कभी नेहरू जी का नाम आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन याद रखिए राजेंद्र प्रसाद जी का पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल सबको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस का है। इंडिया विंस फ्रीडम तो सबको याद होगा, नेहरू जी का है। और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल चर्चा में भी है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि कॉमरेड या फिर आपसे देगा हमदर्द, ये पुस्तक है, पत्रिका भी था पुस्तक भी है, ठीक है। कहेगा कि इसके राइटर कौन है, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली, और इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, है ना। मोहम्मद अली इसके राइटर होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब मोतीलाल नेहरू की एक पत्रिका थी इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू जी की पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कॉल, कला नहीं है, कॉल है, ठीक है। कॉल यहाँ पे इसको सही से लिख दीजिएगा, कला लिखा गया जो गलत है। ये साथी कॉल पत्रिका एक थी, है ना। कॉल पत्रिका महाराष्ट्र से प्रकाशित हुई थी, शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था, राइट है, ध्यान रखिएगा। बाकी कॉमरेड तो आपने देख लिया, ये कला नहीं है, कॉल पत्रिका, ध्यान रखना, ठीक है। अरविंद घोष की कुछ पत्रिका थी कर्मयोगी, जब कर्मयोगी आता है ना तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में, लेकिन याद रखिएगा ये अरविंद घोष की है, ठीक है। दयानंद सरस्वती कुछ लोग मार के आते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। युगांतर नाम की पत्रिका भी इन्हीं से संबंधित है, वंदे मातरम भी, और इन्होंने लाइफ डिवाइन भी लिखा हुआ है, सावित्री पत्रिका है इनका। राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा कि उत्तर वैदिक काल में जो कर एकत्र करने वाले अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता रहता है, तो याद रखेंगे उनको हम भाग दूध कहते थे, लोग संग्रहिता लगा के आते हैं जो कि गलत हो जाता है, तो संग्रहिता नहीं होगा, उन्हें हम भाग दूध कहते हैं। ये दरअसल है कौन, ये कर एकत्र करने वाले अधिकारी हैं। तो ऐसा भी सवाल अगर उत्तर ना लिखे, ऐसे लिख दे वैदिक काल, तभी भी जवाब वही होगा, ठीक है। कुल 12 प्रकार के रत्नीम थे, रत्नीम माने कर्मचारी, और ये इसके बारे में जानकारी हमें सतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है उसी में देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें 12 रत्नीम की चर्चा की गई है, लेकिन 12 नहीं याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। जैसे सेनानी नाम का सबसे प्रमुख रत्न था, माने अधिकारी था, सबसे प्रमुख था। फिर उसके बाद देखेंगे महिषी, जो पटरानी होती है, जो डॉकयार्ड का देख रेख करते हैं, वो था, है ना। सुत जो था वो साथी राजा का सारथी था। ग्रामीणी गांव का मुखिया था, है ना। छत्ता जो है ये प्रतिहार या द्वारपाल को कहते हैं, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान रखना, इसे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाना। संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष को कहते हैं, आप इसे भी इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर में आएगा। भागदूध ये कर एकत्र करने वाला अधिकारी है। पालागल कौन था साथी, तो ये वन का अधिकारी है, तो प्लीज अब इसे भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन, कारक के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बौद्ध और जैन धर्म को लेकर के ना पेपर में आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो हालांकि हम 20 सेट में यहाँ से 20 क्वेश्चन करेंगे, उसमें पूरा कवर कर देंगे, पर थोड़ा सा हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस पर फोकस करना है ना। कह रहा कि जो हीनयानी थे, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म आगे चल के 2 पंथों में बढ़ जाता है, साथ ही हीनयान और महायान, है ना। हीनयान हो जाता है और महायान में बढ़ जाता है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि हीनयान के बारे में स्टेटमेंट है कि ये जो थे ये कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, जैसे कोई स्थान नहीं मानते हैं, है ना। और कहा गया कि इनके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हीनयान के ग्रंथ वो पाली भाषा में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा साहब, संस्कृत भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में महायान नाम का जो इसका सांघिक है, महायान नाम का जो शाखा है, महायान कह दीजिए या महायान, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये गलत है। हीनयानों ने कहा था कि मांस नहीं खा सकते, मांस खाना वर्जित है। हीनयान मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, ये बुद्ध की मूर्ति को पूजा नहीं करते थे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करेंगे हीनयान संप्रदाय, तो हीनयान का मतलब सीधा आपसे पूछेगा तो बताना, इसका मतलब होता है भैया निम्न मार्ग, और हीनयान को ही हम श्रावक यान भी कहते हैं, और इसमें भगवान बुद्ध को भगवान नहीं माना गया बल्कि एक महापुरुष माना गया है, ठीक है। जैसे
अन्य महापुरुष हुए, जैसे अम्बेडकर जी महापुरुष हो गए, और आपने देखा कई लोग ऐसे महापुरुष हैं, है ना? अब्दुल कलाम जी महापुरुष हो गए, गांधी जी महापुरुष। तो ऐसे उनके विचारों को ये महापुरुष मान रहे हैं, बुद्ध जी को क्या मान रहे हैं? भगवान नहीं बल्कि महापुरुष मान रहे हैं, ठीक है? इसलिए इन्होंने क्या किया? मूर्ति की पूजा नहीं करी हुई है। अलग बात है आज की सरकार बार-बार दिखा रही है, बस वो अलग बात है। लेकिन हीनयानों ने मूर्ति का पूजा नहीं किया हुआ है, ठीक है? इनका मानना है कि इनका जो आदर्श है वो ऐसा थी, अरहत पद को प्राप्ति करना। इनका मानना है कि यार देखो, अगर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो वो अपने कर्म से मोक्ष को प्राप्त करेगा, है ना? इन्होंने कहा यार मांस नहीं खा सकते, और ये किसी तीर्थ को नहीं मानते हैं। इनके जो ग्रंथ हमें मिले वो सब पाली भाषा के अंदर देखने को मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है कि इनका विस्तार अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण भारत में भी थे, श्रीलंका में थे, वर्मा और थाईलैंड, यानी आप देखेंगे जो हमारा पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, वहाँ पर भी इनका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक इम्पोर्टेंट है। महायान पर कल चर्चा करेंगे। अकबर के द्वारा जो दीन-ए-इलाही है, ये कहा गया कि अकबर ने इसकी स्थापना कब की है? आप जानते हैं अकबर बहुत महान शासक हैं। इनमें दीन-ए-इलाही नाम की धर्म इन्होंने 1582 में लॉन्च करी हुई है। तो डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। धर्म नहीं था, दीन-ए-इलाही एक प्रकार का संस्था था, इबादत खाना जिसे आप लोग बोल सकते हो साहब, ठीक है? इबादत खाना नहीं था, उससे अलग था, ठीक है? पर ऐसा ही कुछ था दीन-ए-इलाही। तो 1582। अब अकबर के कुछ काम हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। सबसे पहले तो अकबर ने क्या किया? दास प्रथा और प्रथा प्रथा का अंत किया हुआ है। ये किया है 1562 यानी 1562 में, ठीक है? तीर्थ कर को इन्होंने समाप्त किया था 1563 में, जजिया कर को समाप्त किया 1564 में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाने की स्थापना 1575, महजर की घोषणा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, 1579 में, दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संबत की शुरुआत की हुई है इन्होंने 1583 में। तो इन सब पॉइंट को एक बार में याद नहीं होगा, 3-4 वैसे नजर से देखते रहिएगा, चीजें आसान हो जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी, ठीक है? अगला एक युद्ध से क्वेश्चन बन सकता है, कह रहा कि जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है कब लड़ा गया था? तो मैं दोस्त याद रखेंगे, ये 1540 में उस समय लड़ा गया था साथी, है ना? बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो पेपर में आ सकते हैं, इनके डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। खानवा का युद्ध आप देखेंगे तो 17 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध आप देखेंगे तो 29 जनवरी 1528 को। घाघरा का युद्ध आप देखेंगे 6 मई 1529। चौसा का युद्ध आप देखेंगे 26 जून 1529। बिलग्राम का युद्ध देखेंगे आप तो 17 मई 1540 को किया गया, ठीक है? अगला कह निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासन में हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित किया गया था? हिंदू मैरिज नेटिव एक्ट पूछ रहा साथी, कब पारित किया गया था? तो उस समय शासक 1872 में आप देखेंगे तो नॉर्थ ब्रूक का शासन यहाँ पे होता है, गवर्नर जनरल यही रहता है। तो इस प्रकार से द करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है? अब देखिए, आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड एलन बरो का समय था जब दास प्रथा पर रोक लगाया गया 1843 में। लॉर्ड कैनिंग का समय था जब विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दी गई। ये भी सवाल में आता है, ये डेट नहीं आता पर ये आता है। नॉर्थ ब्रूक के समय में हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेंसडाउन का समय था, इस समय गवर्नर जनरल लेंसडाउन है जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया जा रहा है। सम्मति की आयु अधिनियम ऐसा कुछ था। शारदा एक्ट पारित किया गया, आप जानते हैं 1929। कई के पेपर में 1930 भी दिया जाता है साथी, है ना? तो ये इरविन के समय में किया गया था। तो प्लीज एक बार इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ दिया है संस्थाएं, दूसरी तरफ दिया है उनके स्थापना वर्ष, और कार आपसे सही सुमिलित नहीं है, नहीं शब्द पूछा हुआ है साथी, है ना? आप जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी, सही है। आत्मीय सभा आप जानते हैं ये राजा राम मोहन राय के जो भक्त लोग थे उनके द्वारा बनाया गया था 1815 में, ये बात भी सही है। हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, आप जानते हैं साथी, ये युवा बंगाल आंदोलन बंगाल में साथी डेरोजियो आंदोलन के नाम से ये आप जानते हैं ये हो रहा। नहीं डेरोजियो नहीं थे यार, उनका नाम देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप लोग जरा बताइएगा कि बंगाल में कौन किया था, देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आप लोग जरूर कमेंट करना कि ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, डेरोजियो ही था क्या? डेरोजियो नहीं था, कोई और व्यक्ति है, देखिए मुझे ध्यान नहीं है। आप लोग जरूर पढ़ के जाना कि कौन लोग हैं। डेरोजियो ही रहा दोस्तों, क्योंकि इसी को ही यंग बंगाल कहा जाता है। डेरोजियो ही है करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। एच हेनरी विवियन डेरोजियो, एच वी डेरोजियो, है ना?
हेनरी बिरन डेरोजियो के नेतृत्व में बंगाल आंदोलन भी इसे कहा जाता है, या डेरोजियो आंदोलन के नाम से भी ये फेमस है ना। तो ये किया गया था, सही है। परमहंस मंडली, ये कह रहे हैं कि 1839 में लाया गया था, नहीं, परमहंस मंडली की स्थापना आप जानते हैं 1840 में किया जाता है, 1840 में। तो इस प्रकार यही वाला हमारा गलत हो जाएगा, और हमसे कहा कौन सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे यही सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया संस्था, उसकी स्थापना, एक बार इसको पढ़ लेना। 20 क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत सारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो सब हम आपको कवर करा देंगे, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, आदमी सभा 1815, युवा बंगाल आंदोलन या बंगाल आंदोलन कहेगा तो बताना, या डेरोजियो आंदोलन भी लिख सकता है, इसको देखना जरा, पेपर में कह सकता है कि डेरोजियो आंदोलन। आगे चल के हम इसकी चर्चा और करेंगे। ब्रह्म सभा की बात करेंगे तो 1828 में, आप जानते हैं कौन इसके संस्थापक हैं। तत्वबोधिनी सभा 1839 में, परमहंस मंडली 1840 में, वेद समाज, ये थोड़ा ध्यान रखना, 1864, साइंटिफिक सोसाइटी 1864। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, कहेगा सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए, और एक तरफ देगा सूची 1 और एक तरफ देगा सूची 2, और इधर लिख देगा साथ ही संस्था, और इधर लिखा उसकी स्थापना। तो आप हमेशा जब भी कुछ ना समझ में आए तो एक बार ये वाला रूल जरूर फॉलो करना। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि ए का यहाँ पे दूसरे के साथ मिलान होता है, और बी का पहले के साथ मिलान रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में जब कुछ भी ना समझ में आएगा तो ये अप्लाई करना, हर पॉइंट में इसे अप्लाई करना, ठीक है। ये वाला ट्रिक बहुत काम करता है, ठीक है। और ऐसे ही देखेंगे तो सी का चौथा बनता है, और डी का जो है तीसरा बनता है। जैसे ये वाला क्रॉस वाला फंडामेंटल है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, बाकी तुक्का नहीं है ना। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लेशियर है जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है। अब जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप लोगों से सियाचिन है ना। और ये कहाँ पे स्थित है, तो आप जानते हैं लद्दाख में है ना, लद्दाख में है। और लद्दाख में श्रेणी कौन सी है, तो आप बोलोगे सर काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी में ये चीज पड़ता है, ठीक है। जेम्बू नाम का ग्लेशियर आप जानते हैं, जेम्बू ग्लेशियर यहाँ पे नहीं है साहब, है ना। जेम्बू ग्लेशियर तो सिक्किम में पड़ता है, कहाँ पे, सिक्किम में पड़ता है साहब, है ना। तो हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो यही जब दिख रहा है नहीं है, बाकी सियाचिन, ब्याफो और खुर्दोपिन, ये जो तीनों के तीनों ग्लेशियर हैं, यह हमारे काराकोरम श्रेणी में स्थित है साहब, ठीक है। काराकोरम में और कौन कौन है, जैसे सियाचिन तो हो गया, हिस्पार नाम का एक ग्लेशियर पड़ता है, ब्याफो पड़ता है, बाल्टोरा पड़ता है, चोंगुलडुंगमा पड़ता है, खुर्दोपिन पड़ता है, ससाइनी पड़ता है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख में आप देखेंगे तो रीमो, पुनमाह, रूपल और दिया मीर नाम का पड़ता है। उत्तराखंड में आप देखेंगे गंगोत्री, चौरीबाड़ी और मिलाम हिमनद है, यानी ग्लेशियर है, ध्यान रखेंगे। और सिक्किम में आप जानते हैं जेम्बू नाम का ग्लेशियर देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। इस सेंटनली नाम की जनजाति, नाम सुना, सेंटनली, ओंगे, जौरवा, है ना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये जो है जारवा नाम की जो जनजाति है, यह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे साहब यहाँ पे, है ना। जारवा हो गया, और सेंटली हो गया, ओंगे हो गया। इसी तरह से थारू जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी मिलती है, बिहार और उत्तराखंड में। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, है ना। बाकी सिक्किम में आप देखेंगे तो लेपचा और लिम्बू, या इसे लिम्बूस के नाम से भी जानते हैं, याक थुंग भी नाम की एक जनजाति है जो पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी नाम की जनजाति पाई जाती है, पेपर में बार बार आता है। उत्तराखंड से संबंधित रखती है जौनसारी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेघालय में आप जानते हैं खासी पाई जाती है ना। गुजरात में आप जानते हैं भील, और ये केरल में पाई जाती है साथ ही चेंचू जनजाति, और ये पेपर में बार बार आता रहता है। सो इसे आप इंपॉर्टेंट लगाना, केरल में आपको चेंचू नाम की जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। डफला याद रखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश और असम में डफला पाई जाती है। डफला की पहाड़ियां हैं, मीरी की पहाड़ियां, मिकमी की पहाड़ियां, ये सारी जो पहाड़ियां साथी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। डफला, मीरी, मिकमी, ये सब पहाड़ी है, और ये जो है कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और हिमालय के पार्ट होती हैं, हिमालय की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। आगे चल के हम चर्चा करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, आप हमें अपना 20 दिन दीजिए, आपको लगेगा आपने जीएस कितना पढ़ लिया है, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी, ये जो है साथी दोनों नदियां मिलती हैं। एक तरफ से आप जानते हैं अलकनंदा नदी आती है, और एक तरफ से मंदाकिनी नदी आती है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों नदियां जहां पे मिलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उस संगम को क्या बोलते हैं साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ संगम है जिनका नाम आपको याद रखना होगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं साथी रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है। कुछ प्रयाग हैं जिसे आपको याद रखना होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रख लेना, है ना। जरूर याद रखना, पेपर में ऐसे ही एज इट इज आएगा सवाल, घुमा फिरा के देगा, कैसे देगा, पैटर्न बदलेगा, क्या करेगा, पर वो आप डील कर लेना, ठीक है। देखो, जब भागीरथी और भीलांगना से मिलती है ना, ये दोनों जब मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं गोविंद प्रयाग।
विष्णु गंगा और धौली गंगा जब साथ मिलते हैं, धौली गंगा है, ध्यान रखना है ना, तो इसको हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। नंद की नदी और अलकनंदा, तो देखिए इसको नंद प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना होगा पिंडारी और अलकनंदा को मिलके कर्ण, ठीक है। तो याद रखिएगा पिंड कर्ण को याद रखेंगे, तो पिंड कर्ण आपको याद रखना होगा, पिंडारी और अलकनंदा इसे हम कर्ण प्रयाग बोलेंगे। मंदाकिनी और अलकनंदा को हम रुद्र प्रयाग बोलेंगे साहब, है ना, ध्यान रखेंगे जैसे सवाल में था। और अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं साहब, ठीक है। तो इनको आप याद रखना, पेपर में यहाँ से सवाल बनेगा सीधे, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर में, तो क्यूरेशियो जलधारा प्रशांत महासागर की धारा है, पेपर में आएगा, ध्यान रखना होगा। क्यूरेशियो की जो जलधारा है साथी, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और कौन कौन सी जो है जो गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर में स्थित है, तो याद रखेंगे एक और है अलास्का की धारा, है ना, अलास्का की धारा याद रख के जाइएगा, पेपर में यहाँ से जलधारा से क्वेश्चन आएगा, अलास्का की धारा है ना, यहाँ से सवाल आएगा। और एक और धारा है साथी सुसीमा की धारा, सुसीमा धारा, है ना, एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा, 1 मिनट रुक जाइए, सुसीमा की धारा लिखने में समय लगेगा। देखिए क्यूरेशियो जलधारा गर्म जलधारा है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अलास्का जलधारा, सुसीमा, एल नीनो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये सब गर्म जलधाराएं हैं जो कि प्रशांत महासागर से हैं, हिंद महासागर से नहीं, तो अटलांटिक से, प्रशांत महासागर की हैं, रट लेना, नहीं रटोगे तो पेपर में जाके पछताओगे। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, दिया साहब एक तरफ विटामिन और दूसरी तरफ दिया कि उसकी कमी से अगर वो शरीर में कम है तो उससे कौन रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी है तो कम दिखाई देगा, रतौंधी नाम का बीमारी हो जाता है, सबको पता है। विटामिन बी1 अगर थायमिन की कमी है तो आपको बेरी बेरी नाम का रोग हो सकता है। विटामिन बी2 अगर आपके अंदर कमी है, यानी अगर साइबो इसको क्या बोलते हैं, राइनोफ्लोविन बोलते हैं, तो आपको किलोसिस हो सकता है। विटामिन बी3 जिसको हम लोग बोलते हैं नियासिन, इसे पेलाग्रा नाम का बीमारी होता है, चर्म रोग नहीं, ठीक है। हालांकि चर्मग्राह भी कहा जा सकता है साथी, लेकिन विटामिन बी3 चर्मग्राह लिखा जाए, चर्म रोग लिखा जाए, लेकिन अन्य सब की अपेक्षा की तो क्या ही जवाब इसका दिया जाए, है ना। अन्य सब, हालांकि चर्मग्राह चर्म रोग विटामिन बी3 से भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अन्य सब तो एकदम सही है, इसलिए मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा, डी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि चर्मग्राह रोग इसकी कमी से होता है, पेलाग्रा जिसे आप लोग बोलते हो, है ना, पेलाग्रा नाम की बीमारी बोलते हो, वो इसी से होता है, बी3 की कमी से होता है। पर और कोई विकल्प नहीं सही है, तो इस तरह से हमें जो है इस पर ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी वही माना गया है, विटामिन ए की कमी से जिसका रासायनिक नाम आप जानते हैं रेटिनॉल है, रतौंधी रोग हो सकता है, या फिर जीरोप्थैल्मिया नाम का बीमारी हो सकता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जानते हैं थायमिन है, इससे बेरीबेरिया, इससे आप रोग हो सकता है, आपकी वृद्धि रुक सकती है। विटामिन बी2 जिसे हम लोग राइबोफ्लोविन बोलते हैं, इससे किलोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन बी3 को साथ ही हम लोग नियासिन बोलते हैं, इससे कौन सी, चर्मग्राह या पेलाग्रा नाम की बीमारी हो सकती है। पेंटोथोनिक अम्ल होता है विटामिन बी5, इससे चर्म रोग, वृद्धि कम होना या बाल सफेद होना, ऐसी बीमारी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगला, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे दिवस से कम पेपर में आप पाओगे कि एक क्वेश्चन तो 100% पेपर में आएगा, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले, पर एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलने वाला है पेपर में, है ना। देखिएगा, करा कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, कोई खुशी की बात नहीं है। 25 अप्रैल को, अब चूंकि अप्रैल है तो हम लोग मलेरिया दिवस मनाते हैं, सही है। 4 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, नहीं, विश्व खाद्य दिवस साथी ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे कौन से समय, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 अक्टूबर, ये गलत है। बाकी 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। तो हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। 21 जून को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है, 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस है, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला, करा कि विश्व अल्जाइमर दिवस, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, अल्जाइमर एक प्रकार की बीमारी होती है, अभी हाल ही में मनाया जा रहा था, तो कह रहे कि इसको कब मनाया गया, तो पिछले साल अभी मनाया गया 21 सितंबर को, प्रतिवर्ष अल्जाइमर रोग के कारण विश्व अल्जाइमर दिवस हम लोग मनाते हैं, 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, पहला हो जाएगा यहाँ पर साथी सही जवाब, ठीक है। देखेंगे तो 14 नवंबर को आप जानते हैं विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं, बाकी 21 सितंबर को हम अल्जाइमर रोग है मनाते हैं, 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 8 मई को विश्व थैलीसेमिया दिवस मनाते हैं, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं साहब, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाते हैं, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं,
10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो प्लीज एक बार आप इसे जरूर 3-4 बार पढ़ के जाना ताकि पेपर में गलत ना हो। अगला, करा के निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है? तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है, दाल के उत्पादन में एमपी मध्य प्रदेश पहले पर है, गन्ना में उत्पादन में यूपी पहले पर है भारत में, है ना। कुल खाद्यान्न के मामले में यूपी है, लेकिन दाल के मामले में यूपी नहीं है। तो कह रहा है कि भैया ये कौन सा नहीं आता है, तो आपका जवाब होगा बी, क्योंकि दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दाल का प्रोडक्शन करता है साहब, है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा डेटा, डेटा तो वैसे अभी बदला नहीं होगा, हालांकि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार यहाँ पे डेटा वही है, अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, पूरा डेटा वही है साथी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि ये पुराना डेटा है, पर अभी आर्थिक सर्वेक्षण मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसका देखा नहीं है, पर वही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, मुझे इतना तो पता है, ठीक है। क्योंकि खाद्यान्न में उत्पादन को लेकर के कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम ऐसा चांस आता है। गन्ने को लेकर के कभी उल्टा सीधा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में झगड़ा हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे चावल के प्रोडक्शन में तेलंगाना आता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। गेहूं में हमारा यूपी आता है, गन्ना में हमारा यूपी आता है, आलू में हमारा उत्तर प्रदेश है ना। कुल खाद्यान्न के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। मेज मक्का में आप देखोगे तो कर्नाटका, इसे थोड़ा याद रखना, पेपर में बनेगा। मोटे अनाज के मामले में आप देखोगे तो मिलेट्स वगैरह हो गए राजस्थान, दाल में आप देखोगे एमपी है, मूंगफली प्रोडक्शन में आप देखोगे गुजरात है, सोयाबीन में भी आप देखेंगे तो एमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूरजमुखी साथी ये कर्नाटका में है, ध्यान रखेंगे, है ना, मतलब कर्नाटका में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। अगला, करा के निम्नलिखित में से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी नहीं लगा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी है जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है। तो दिख रहा है केंद्रीय बिक्री कर, ठीक है। तो केंद्रीय बिक्री कर ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। केंद्र सरकार कौन कौन सा अप्रत्यक्ष कर लगाती है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर या सीमा शुल्क कर या सेवा कर, जीएसटी, ये सारी केंद्र सरकार की जो है साथी वो अप्रत्यक्ष कर है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का आपसे पूछेगा तो बताना, बिक्री कर हो गया, या व्यापार कर, या वाहनों पर जो कर लगता है, या विज्ञापन पर जो कर है, या स्टाम्प या पंजीयन शुल्क है, राज्य उत्पाद शुल्क है, शिक्षा पर जो उपकर है या प्रवेश कर है, डीजल व पेट्रोल पर जो बिक्री कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है साथी, है ना। जनता ही तो भरती है, मतलब सीधे जाके नहीं भरती, लेकिन धीरे धीरे जनता भरती है। जब जनता सीधे भरती है तो उसको प्रत्यक्ष बोल दिया जाता है ना। तो ये सब राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं, एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार आप जरूर पढ़िएगा, याद हो जाएगा। करा कि राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करा राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय, तो साथ ही याद रखेंगे यह आपका दिल्ली में है। कहाँ पे, दिल्ली में है साहब। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साथी, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब जरा सा देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, कुछ बोर्ड हैं और उसके मुख्यालय आपसे पूछ रहे हैं। जैसे भारतीय काफी बोर्ड ये आपका पड़ता है बेंगलुरु यानी कर्नाटका में, इसका मुख्यालय है और पेपर में आता है, ध्यान रखना होगा। भारतीय रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में पड़ता है, भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, भारतीय तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड आपका कोची केरल में पड़ता है, भारतीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड आपका दिल्ली में है, राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड आपका हैदराबाद में है, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड ये साथी आपका पड़ता है कोलकाता के अंदर पड़ता है, देखेंगे, है ना। अगला है गौर झील। उससे पहले एक सूचना है, अगर आप चाहते हैं कि जो हमने पॉलिटी का पूरा कंप्लीट करा दिया साथी, पॉलिटी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा साथी, है ना। पूरा पॉलिटी इसमें हमने 17 क्लास में अच्छे से कवर करी हुई है। साथ में जो ये जीएस का पूरा चल रहा है साथी, ये भी आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो है साथी वो हिंदी की फाइल मिल जाएगी। तो आप हमारा जो ये ग्रुप चल रहा है प्रैक्टिस वाला, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके लिए कुछ करना नहीं है, 8881716810 पे यहाँ पे आप व्हाट्सअप करना और ग्रुप में साथ ही ज्वाइन कर लेना। बहुत ही मिनिमम, वैसे इसकी फीस बहुत ज़्यादा थी, पर कुछ ही दिन एग्जाम बचा तो इसकी फीस हमने बहुत कम कर दी है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ताकि इसका जो चार्ज है, मतलब जो प्रिंटिंग जो चार्ज लगती है, जैसे प्रिंट करवाने का, जैसे ये छपवाने का जो चार्ज लगता है, टाइपिंग करवाने का, बस वही आप पेड कर देना, है ना। ये इसकी इतनी ही फीस है। पॉलिटी की पूरी कंप्लीट हम दे देंगे, एक बार आप ग्रुप ज्वाइन करना, पॉलिटी आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो 8881716810 पे आप व्हाट्सएप बोल देना सर हमें यूपीएसआई के ग्रुप में ऐड करना है, फीस यही है। अब इससे भी कम मत करवाना, वरना कोई मतलब है नहीं है पढ़ने का, है ना। देखो बोल रहा है यार जो गौर झील ना उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, तो यार बताना, गौर झील ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, रामपुर में। कहाँ पे, रामपुर में पड़ता है, तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब देखना कौन सा झील है, कहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे। आगरा में आप देखोगे तो आगरा में कीठम झील पड़ता है, रामपुर में गौर झील पड़ता है,
शाहजहांपुर में आप देखोगे तो बड़ा ताल झील पड़ता है। झांसी में आप बरुआ सागर झील पाओगे, उन्नाव में आप कुंद्रा समुद्र झील है। मदन सागर झील ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के, है ना। करा के उत्तर प्रदेश में स्थित है हरौरा बांध, करा के निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे स्थित है? याद रखेंगे साथी, जो हरौरा डैम है वो एक नदी है, गराई नदी है, वहां पे स्थित है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी होगा आपका सही जवाब, है ना। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखेंगे कुछ बांध है जहां से संबंधित नदी है और जिले हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सबको पता है, रिहंद नदी, और ये कहाँ पे है? सोनभद्र है, ठीक है। ओबरा डैम रिहंद नदी सोनभद्र में है। माता टीला डैम बेतवा नदी पर ललितपुर में है, ललितपुर जानते हैं ना, बस वही यूरेनियम वाला, ठीक है। मूसाखंड डैम ये साथी कर्मनाशा नदी चंदौली में पड़ता है। जीरको डैम जो है वो जीरको नदी पर पड़ता है, मिर्जापुर में है। अरौरा बांध ये गराई नदी पर है, मिर्जापुर में। मेजा बांध ये बेला नदी पर है, मिर्जापुर में। इसका जो अगला पार्ट होगा उस वाले पार्ट में हम आपको पहले बता दें, करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ साथ में इकोनॉमी के पार्ट भी अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो जो हमारा मूल विधि है और हिंदी, उसका भी हम एक क्लास जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि समय मेरे पास बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पर उसका भी प्रैक्टिस किया जाए। बस इसके लिए आप थोड़ा सा प्यार से कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि लोग जितना मैक्सिमम इसको यूज करेंगे उतना ही हम भी उत्साहित होकर के आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।